नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। और बिल्कुल हम एक बार फिर से हो चुके हैं लाइव, ठीक है। और बिल्कुल इसके पहले कि मैं आज का एमसीक्यू स्टार्ट करूं, जैसा कि आपको दिख रहा है इंडिविजुअल क्लासेस चल रही है प्री बीएड और प्री डीएलएड की। तो यदि आपके कोई भी छोटे भाई बहन ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं साध्य पीएससी एकेडमी में ज्वाइन। और बिल्कुल ये क्लासेस कंटिन्यू चल रही है। इसके अलावा यदि कुछ भी दिक्कत होगा तो आप इस नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप सीजी व्यापम में वैकेंसी आया है प्रयोगशाला परिचारक का, तो बिल्कुल यदि आप प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी करना चाहते हैं तो इसकी भी क्लासेस चल रही है कंटिन्यू। इसके अलावा छत्तीसगढ़ पुलिस, यदि आप इसकी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्लासेस इसका भी कंटिन्यू चल रहा है। इसके अलावा सीजीपीएससी प्री, जिसका इंडिविजुअल क्लासेस चल रहा है आपका, जिसमें आपको अलग से क्लासेस प्रोवाइड किया जाएगा। सारा चीज़ जो भी आपको अवेलेबल होगा वो करवाया जाएगा। और बिल्कुल यदि कुछ भी दिक्कत होगा तो आप इस नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कह रहा है कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है। बताइए, अभी की वर्तमान परिस्थिति के अनुसार यदि आप बात करेंगे कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है, किस पर आश्रित होता है बताइए? संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर या विज्ञान पर? चलो जी बताओ। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि मुख्यतः, याद रखना है चाहे पहले की बात हो चाहे अब की बात हो, मानव समाज मुख्यतः किस पर आश्रित होता है? आपके अर्थव्यवस्था पर। किस पर होता है? अर्थव्यवस्था पर। चाहे आप बात करें प्राचीन इतिहास का, चाहे मध्यकालीन का, चाहे आधुनिक का, हमेशा से ये रीति चली आ रही है कि जो मानव का समाज है मुख्यतः वो किस पर बेस्ड है, किस पर आश्रित है आपका? तो अर्थव्यवस्था पर। तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न कहता है हड़प्पा निम्नलिखित सभ्यता के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी, वैदिक और मेसोपोटामिया। ठीक है। तो जब मैंने क्लास में आपको पढ़ाया भी है और बताया भी है तो वहाँ पर भी मैंने बताया है, बात कर रहा है हड़प्पा का, तो मैंने क्लास के दौरान आपको बताया भी है कि सिंधु घाटी सभ्यता के 6 बड़े नगरों के बारे में जब हम पढ़ते हैं, किसके बारे में? सिंधु घाटी सभ्यता के 6 बड़े नगरों के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर मैंने बताया था 6 बड़े नगरों में एक शहर है आपका हड़प्पा। इस हड़प्पा के बारे में यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर शवों को क्या किया जाता है? दफनाया जाता है। शवों को क्या किया जाता है? तो याद रखना है, दफनाया जाता है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? मृतकों का टीला भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मृतकों का टीला कहते हैं। इसके अलावा यहाँ से जो हमें मुहर प्राप्त होते हैं, मुहर यानी कि जो भी आपके सिक्का हो, चाहे वो चांदी का हो चाहे सोना का हो, तो जो हमें मुहर प्राप्त होते हैं उसमें श्रृंगी पशु। अब ये श्रृंगी पशु दिखता कैसे है तो फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ। इसका बॉडी स्ट्रक्चर गाय की तरह रहता है और इसका सिंग हिरन की तरह रहता है। जब आप नेट में जाके सर्च करेंगे कि श्रृंगी पशु दिखता कैसे है करके, तो इसके बॉडी का स्ट्रक्चर रहेगा गाय की तरह, और जैसे कि आपने बारहसिंघा देखा होगा वैसे ही स्ट्रक्चर में दिखाई देगा आपको। कौन? आपका श्रृंगी पशु। तो इसके मुहर में श्रृंगी पशु के बारे में अंकन मिलता है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। वहीं यदि मैं बात करूं हड़प्पा सभ्यता के बारे में तो और आपको याद रखना है, यहाँ से जो हमें आयताकार मुद्रा मिला है, क्या मिला है? आयताकार मुद्रा। इसमें ये बताया गया है कि स्त्री के गर्भ से पौधे को निकलते हुए दिखाया गया है। स्त्री के गर्भ से पौधे को निकलते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा मैंने बताया भी है आपको क्लास में, जैसे ही आप हड़प्पा देखते हो तो हड़प्पा देख के भगवान का जय बोलवाना है, और भगवान का नाम क्या है? हर हर महादेव। हड़प्पा देखते ही क्या बोलना है? हर हर महादेव। और उसी हर से याद रखना है, ह से हो जाएगा आपका क्या? ह से क्या हो जाएगा आपका? हड़प्पा। और र से हो जाएगा आपका रावी नदी। तो पेपर में यदि प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो आप सभी को याद रखना है कौन सी नदी के किनारे है हड़प्पा। ठीक है। तो याद रखना है हड़प्पा देखते ही क्या बोलना है? हर हर महादेव। तो हर से, ह के हर से, ह से हो जाएगा हड़प्पा, और र से क्या हो जाएगा आपका? रावी नदी। इसके अलावा यदि मैं बात करूं आपके हड़प्पा के बारे में कि ये हड़प्पा, आपका हड़प्पा का खोजकर्ता कौन है, तो याद रखना है हड़प्पा के खोजकर्ता के बारे में बात करेगा तो इसके खोजकर्ता है आपके दयाराम साहनी।
कौन है आपके? दयाराम साहनी है हड़प्पा के खोजकर्ता। इतना आपको याद रखना है। चूँकि मैंने क्लास में अक्सर आपको समझाया भी है कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता के जो 6 बड़े नगर पड़ते हैं उसमें से एक नगर आपका कौन सा है? हड़प्पा है। तो बिल्कुल आपका प्रश्न क्या हो जाएगा? ठीक है, प्रश्न की यदि हम बात करें, ठीक है, तो प्रश्न आपको दिया हुआ था ठीक है, प्रश्न आपको क्या दिया हुआ था? हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सत्यता से संबंधित है? तो बिल्कुल अभी जस्ट मैंने बताया भी है, अभी का क्लास भी आपने देखा होगा। तो जाहिर सी बात है हड़प्पा आपका एक नगरीय सभ्यता था और ये नगरीय सभ्यता के बारे में याद रखना है। इसको हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत। ठीक है, याद रखना है हड़प्पा को हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत। इसी के अंतर्गत हम मोहनजोदड़ो पढ़ेंगे, कालीबंगन, धौलावीरा, आपका राखीगढ़ी, बहुत सारे गढ़वारी वाला, तो बहुत सारे बड़े बड़े नगरों के बारे में पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में, जहाँ से आपके पेपर में प्रश्न आता है। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता। अगला प्रश्न ध्यान से पढ़िए, क्या कहता है? सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है किससे, बताइए? सिंधु सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। मैंने क्लास में बच्चों को अक्सर जब पढ़ाया है तो ये चीज़ें बताया था। प्रागैतिहासिक का मतलब ये होता है आपका जिसका हमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता। प्रागैतिहासिक का मतलब क्या होता है? जिसका हमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक। दूसरा यदि मैं बात करूं आद्य ऐतिहासिक का, तो आद्य ऐतिहासिक की श्रेणी में हम ऐसी चीज़ों को रखते हैं, लिखा तो गया पर पढ़ा नहीं जा सका। लिखा तो गया पर पढ़ा नहीं जा सका, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है आपको। ठीक है, चलिए तो हम देख रहे थे आद्य ऐतिहासिक। अब यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ पाओगे क्या? क्या लिखा है? किसी को समझ आ रहा है? तो याद रखना है ऐसा शब्द जो लिखा तो गया पर हमारे द्वारा पढ़ा नहीं जा सका। जैसे कि मैंने क्या लिखा है मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता। मैंने क्या लिखा है? सिंधु घाटी सभ्यता, पर आप पढ़ पा रहे हो क्या? नहीं। तो याद रखना है जो पढ़ा तो गया पर लिखा नहीं, सॉरी, जो लिखा तो गया पर पढ़ा नहीं जा सका उसे हम क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल में। और ऐतिहासिक का मतलब क्या है? जो लिखा भी गया और पढ़ा भी गया। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में यदि बात करेगा तो याद रखना है इसका आंसर क्या हो जाएगा? आद्य ऐतिहासिक। क्या हो जाएगा? आद्य ऐतिहासिक। अगला प्रश्न, और उसके बीच में आ चुका है एडीओ। यदि अब तक आपने एडीओ का बैच ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल कर सकते हैं। साध्य पीएससी एकेडमी में कंटिन्यू क्लासेस चल रही है। त्रिनेत्र यानी कि इसमें आपको मिलेगा आजीविका, ग्रामीण विकास और पंचायती राज। तो बिल्कुल आप क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी दिक्कत होगा तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं।
अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि, बताइए क्यों गैर आर्य था। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात कर रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि, बताइए क्या होगा इसका आंसर। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है आपको। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन की ओर यदि हम बढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, वह सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था, बिल्कुल नहीं। उसका खेतीहर अर्थव्यवस्था था, बिल्कुल नहीं। उसकी अपनी लिपि थी, बिल्कुल नहीं। बल्कि आंसर क्या हो जाएगा, वह नगरीय सभ्यता था। याद रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूछा जाएगा तो क्या चीज़ याद रखोगे, यह गैर आर्य थी। दूसरा चीज़ याद रखना है, वह नगरीय सभ्यता था। पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है वह क्या था, नगरीय सभ्यता था। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात कर रहा है। सिंधु सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है लिपि, नियोजन, तांबा या मृद भांड। मृद भांड का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं तो एक मैंने कार्बन के एक परमाणु के बारे में बताया था, कार्बन परमाणु। ठीक है, किसी पदार्थ की आयु ज्ञात करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कार्बन 14 का उपयोग करते हैं। किसी पदार्थ की आयु ज्ञात करने के लिए हम कार्बन 14 का उपयोग करते हैं। और याद रखना है, जिस पदार्थ में कार्बन की मात्रा जितनी कम, जिस पदार्थ में कार्बन की मात्रा जितनी कम, उसका आयु उतना ही अधिक। तो इसीलिए हमने मृद भांड का मतलब क्या होता है, मिट्टी से बना बर्तन। क्या होता है आपका मृद भांड का मतलब, मिट्टी से बना बर्तन होता है। और बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न है क्योंकि, सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, बिल्कुल सही है। दूसरा, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, ये भी सही है। इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, बिल्कुल ये सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, उपयुक्त सभी। आंसर क्या हो जाएगा, डी, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, और उसके पहले आ चुका है सब इंस्पेक्टर, आबकारी आरक्षक, छत्तीसगढ़ पुलिस और एडीओ। तो बिल्कुल आप जो भी क्लासेस ज्वाइन करना चाहे बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार से। ठीक है, सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन से क्लास को परचेस कर सकते हैं। कुछ भी दिक्कत होगा तो आप इस नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, हड़प्पा के बारे में यदि बात करता है तो हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे स्थित है, रावी। हड़प्पा को हम क्या कहते हैं, मृतकों का टीला। दूसरा, शवों को यहाँ पर क्या किया जाता है, तो शवों को किया जाता है दफनाया जाता है। हड़प्पा के खोजकर्ता कौन है, तो हमने नाम देखा था, दयाराम साहनी। और बिल्कुल पुरातात्विक खुदाई के माध्यम से इस जगह के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए आप लोग और बताइए क्या होगा आंसर।
क्वेश्चन कह रहा है असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा है। क्वेश्चन कह रहा है असम, भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल, भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम, बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। ठीक है, अब इसके बारे में यदि हम बात करें, ठीक, इसके बारे में हम बात करें, यदि असम, भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं के बारे में बात करें तो इसके लिए सबसे पहले आपको पढ़ना होगा क्या चीज़, सबसे पहले आपको समझना होगा मैप। और जब आपको मैप पता है तो आपको ये जानकारी होगा कि भारत के जो राज्य हैं उनसे सबसे ज़्यादा लंबा, जो अगर कोई देश है जो सबसे ज़्यादा अपना सीमा साझा करता है वो है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश से भारत के राज्यों को यदि मिलाया जाए तो 4096.7 वर्ग किलोमीटर एरिया कवर करता है। ठीक है, सबसे भारत में आपके 28 राज्य हैं। अब सारे के सारे तो उससे टच नहीं करेंगे, पर याद रखना है बांग्लादेश सबसे बड़ा सीमा साझा करता है भारत के साथ 4096.7 के आसपास। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए आपको मैप समझना होगा। और वहीं सबसे कम बोलेगा, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश और सबसे कम कहेगा तो कौन करता है आपका अफगानिस्तान। अबकारी आरक्षक के पेपर में ये प्रश्न बन सकता है कि भारत के साथ सबसे लंबा सीमा साझा कौन करता है आपका बांग्लादेश, और सबसे कम कहेगा तो कौन सा है आपका अफगानिस्तान। ये दो प्रश्न आपको याद रखना है। भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा कौन करता है आपका बांग्लादेश, और सबसे कम कौन करता है आपका अफगानिस्तान। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन कह रहा है कि असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं के साथ लगा हुआ है, तो बिल्कुल लगा हुआ है और ये आप मैप के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कहता है, पश्चिम बंगाल, भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल, भूटान तथा नेपाल की सीमाओं के साथ लगा हुआ है, ये भी कथन सही है। मिजोरम, बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है, ये कथन भी सही है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है पूछेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3। तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला आंसर बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, यदि पूछा जाएगा तो क्लास के बाद। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। ठीक है, थोड़ा सा इसके लिए आपको मैप समझना होगा। जियोग्राफी यदि आपको पढ़ना है तो जियोग्राफी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि इंडिया के मैप को आप अपने दिमाग में रखे रहो। इंडिया का मैप आपके दिमाग में रहेगा तो ये प्रश्न बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। किस राज्य के साथ बांग्लादेश की सीमा नहीं मिलती, तो कौन सा राज्य है जिसके साथ बांग्लादेश की सीमा नहीं मिलती। तो याद रखना है मेघालय, त्रिपुरा, इन सब का तो लगता है, मिजोरम का भी लगता है, किसका नहीं लगता आपका, मणिपुर का। क्या सही है ये आंसर। चलिए, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम। तो क्या आपका आंसर होगा सी। ठीक है, तो मैंने पहले ही कहा है इंडिया का मैप यदि आपके दिमाग में बना हुआ है, स्ट्रक्चर आपको पता है कि किससे किससे क्या क्या टच कर रहा है। जैसे आप जब छत्तीसगढ़ का मैप पढ़ते हो तो छत्तीसगढ़ के मैप में पता रहता है ना कि कौन सा जिला किसको टच कर रहा है, ऐसे ही आपको यहाँ पर भी देखना होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती। सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या पश्चिम बंगाल। चलिए बताइए जी इसका आंसर क्या हो जाएगा। और बिल्कुल कुछ ऐसे ही प्रश्न आपको दिखाई देंगे आपके पेपर में। चलो जी बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है भूटान के साथ बात कर रहा है। भारत के दृष्टिकोण से यदि देखेंगे तो ये भूटान जो भारत के साथ 699 वर्ग किलोमीटर का एरिया कवर करता है। भारत के राज्यों के साथ भूटान 699 वर्ग किलोमीटर, क्लास के बाद
ठीक है, 699 वर्ग किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो ये आपको याद रखना है। बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। तो आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और उसके बीच में आ चुका है आबकारी आरक्षक। यदि अब तक आपने क्लास ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल करिए, क्योंकि साध पीएससी एकेडमी में कंटिन्यू क्लासेस चल रही है आबकारी आरक्षक का। तो बिल्कुल आप ये क्लास ज्वाइन करिए, इसका बिल्कुल आपको फ़ायदा आने वाले एग्ज़ाम में मिलने वाला है। ठीक है, और कुछ भी दिक्कत होगा तो इस नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता? असम, नागालैंड, मेघालय या मिजोरम? चलिए बताइए, कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता? ठीक है, मैंने बताया भी था कि भारत के साथ सबसे लंबा सीमा साझा कौन करता है? आपका बांग्लादेश। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है, भारतीय राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता कौन? आपका नागालैंड। कौन नहीं करता? नागालैंड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य, बांग्लादेश के सीमा से लगे भारत के राज्य, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम। ठीक है, तो देखो, जहाँ जहाँ पर नागालैंड है उसके साथ तो सीमा साझा नहीं करेगा। यहाँ पर भी है नागालैंड, यहाँ पर भी है नागालैंड। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, क्योंकि यहाँ पर भारत के राज्य हैं पूछा जाएगा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। बहुत पहले ही ये विचार रखा गया था। 1946 में जब कैबिनेट मिशन भारत आएगा, जिसमें 3 लोग आते हैं कल, के से क्रिप्स, ए से एलेक्जेंडर और एल से आपके लॉरेंस, वो तो बहुत पहले की बात है। पर ये संविधान सभा का विचार पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका था। और ये बात है आपके स्वराज पार्टी। ठीक है, स्वराज पार्टी ने 1934 में ही, स्वराज पार्टी ने 1934 में ही, चित्तरंजन दास का आप लोगों ने नाम सुना होगा, चित्तरंजन दास का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो स्वराज पार्टी ने 1934 में ही ऑलरेडी संविधान सभा के विचार को प्रस्तुत किया था। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न, सीजी व्यापम में लक्ष्य बैच, जिसके अंतर्गत आप सीजी व्यापम में जिस भी कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले साथ पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन से ये क्लासेस परचेस कर सकते हैं। और कुछ भी दिक्कत होगा तो इस नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पूर्व दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। संविधान की पूर्व के दिनों में संविधान निर्मात्री सभा का विचार, संविधान निर्मात्री सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन एम एन राय, ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। संविधान निर्मात्री सभा की बात कर रहा है तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? एम एन राय। किसने किया है? तो याद रखना है एम एन राय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान निर्मात्री सभा को प्रस्ताव किया गया था किसके द्वारा? साइमन कमीशन द्वारा। दूसरा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा या कैबिनेट मिशन द्वारा? कैबिनेट मिशन द्वारा। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। भारत शासन अधिनियम, क्रिप्स मिशन आपका 1942 में और कैबिनेट मिशन आपका 1946 में। अब इतना मैंने बता दिया है आपको, तो आप लोग बताइए कि निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्मात्री करने का प्रस्ताव किया गया था। बताइए क्या हो जाएगा आंसर?
चलिए क्वेश्चन की ओर यदि हम आगे बढ़ते हैं तो याद रखना है संविधान का निर्मात्री सभा का प्रस्ताव किया गया था किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन, जो कि 1942 में भराया था। जिस टाइम भारत में पूरा होड़ मचा हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, याद होगा 1942 की वो घटना है दोस्तों, जब महात्मा गांधी जी के द्वारा ये नारा दिया जाता है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। उसी टाइम की ये बात है जब 1942 में आपका क्रिप्स मिशन कहाँ आता है? भारत में आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि को कितना जनसंख्या देता था? तो ये चाहे पहले की बात कहो चाहे अभी की बात करो, प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर, जैसे अभी आप एक संसद बनाते हो ना, प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर आप एक संसद बनाते हो, तो ये प्रक्रिया अभी से नहीं बहुत पहले से चली आ रही थी और ये आपके कैबिनेट मिशन के टाइम भी ये प्रक्रिया चल रही थी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ पुलिस का यदि आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। कुल 25 टेस्ट रहेंगे और प्राइस है आपका 199 रुपये। 15 अप्रैल से आपको ये मिल जाएगा, कंटिन्यू चालू हो चुका है और बिल्कुल आप इस नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? और मुझे नहीं लगता कि मेरे जितने बच्चों ने क्लास अटेंड किया होगा इसका आंसर गलत करेगा। मैंने कहा भी था कि कल 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। के से याद रखना है क्रिप्स, के से क्रिप्स, ए से क्या हो जाएगा आपका? एलेक्जेंडर, ए से क्या हो जाएगा? एलेक्जेंडर, और एल से क्या हो जाएगा आपका? लॉरेंस। के से क्रिप्स, ए से एलेक्जेंडर और एल से क्या हो जाएगा? लॉरेंस। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? सदस्य नहीं था पूछा है तो क्या आ जाएगा? क्रिप्स ऑलरेडी था, एलेक्जेंडर भी था और लॉरेंस भी था, तो कौन नहीं था? विलियम वुग्र। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? अभी जस्ट मैंने बताया है क्वेश्चन, यदि आपने ध्यान से सुना होगा कि कैबिनेट मिशन कल, के से क्रिप्स, ए से एलेक्जेंडर और एल से आपके लॉरेंस 1946 में भारत आए थे। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न, 1946 में अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है जवाहरलाल नेहरू थे क्या? एम.एस. राधाकृष्णन थे क्या? डॉक्टर राजगोपालाचारी थे क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे क्या? जब इन लोग नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? याद रखना है जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे आपके? जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, कौन अगस्त 1946 में गठित अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। मैंने ये पढ़ाया है आपको क्लास में, याद होगा तो। अंतरिम सरकार क्या पढ़ाया है? अंतरिम सरकार। तो अंतरिम सरकार में कौन? जगजीवन राम, जो कि सबसे लंबे समय तक केंद्रीय मंत्री रहे, श्रम विभाग था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कृषि विभाग था। सी से मैंने याद करवाया था, सी राजगोपालाचारी, ठीक है। सी राजगोपाली से ये आपके शिक्षा विभाग के प्रमुख थे अंतरिम सरकार में। कौन सदस्य नहीं था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। याद रखना है, सी से मैंने याद करवाया था, सी से ABC यानी कि शिक्षा विभाग। राजेंद्र प्रसाद तो हमारे गांव में मैंने आपको एक कहानी सुना के बताया था कि कृषि से क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जगजीवन राम, और सबसे लंबे समय तक केंद्रीय मंत्री के पद पर रहे जगजीवन राम, श्रम विभाग के प्रमुख थे आपके। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, अब इतना ही क्वेश्चन करना था आज की हमें क्लास में। जाते जाते एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, यदि सब इंस्पेक्टर का बैच आपने ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल कर सकते हैं। एडीओ में त्रिनेत्र बैच, जिसमें आपको आजीविका, ग्रामीण विकास और पंचायती राज पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा हमर गुरुजी, यदि टीचर भर्ती की क्लासेस आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले साध्य PSC एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और फिर स्टोर सेक्शन से आप ये क्लासेस कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो और मुलाकात होगा आप सबसे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। कुछ भी समस्या होगा तो बिल्कुल आप शेयर कर सकते हैं।